सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह क्वेश्चन पेपर आपका पीवाईक्यू है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यह वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आप लोग को एक बेस मिल जाएगा कि इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सवाल आते हैं। ओके, और आप कोई सा भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई सा भी इंट्रेंस एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 से 18 अनुपात 48%। देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन जो होता है वो 18% पाया जाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है 48% में होता है। ओके, तो ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि आपके नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, फास्फोरस कितना पाया जाता है। ऐसे सिमिलर टाइप में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस है, याद कर लीजिएगा, पीवाईक्यू में पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंस है। अगला है इसमें, पेगिंग अवस्था में किस फसल में पाई जाती है? तो जो पेगिंग होती है, जो पेगिंग अवस्था होती है, वो किस अवस्था में बेसिकली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मूंगफली में पाई जाती है। ओके, अगला है 27 नंबर पर कि बीकानेर क्षेत्र में निम्न में से किस जोन में आता है? तो यह भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, इसमें आपको यूपी में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश किस जोन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जोन फर्स्ट सी। ओके, अगला है हमारा 28 नंबर पर कि निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? राजस्थान का यानी उर्दू भारत का कल्पवृक्ष कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा खेजड़ी। ओके, अगला हमारा है सवाल दिया गया इसमें कि निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? तो कास्टिक सोडा का जो साइंटिफिक नेम है उसका बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसके अलावा इसमें दिया गया है 30 नंबर पर कि नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में लिया जाता है? तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, वो बेसिकली अमोनियम एवं नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है पौधों द्वारा। अगर एक ऑप्शन रहे तो उसमें आप लोग नाइट्रेट लगाइएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट में लेते हैं। फिर भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे राइस हो गया, वो जो होते हैं वो सब अमोनियम फॉर्मेट्स में लेते हैं। अगला है 31 नंबर पर कि निम्न में से कौन सा उर्वरक फर्टिलाइजर है जो अमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूरिया। यूरिया में आपने देखा NH2CO इसका फार्मूला होता है, इसमें 46% कितना पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, तो जो यूरिया है इसी में ये हमारा कौन सा उर्वरक है? तो यह हमारा अकार्बनिक उर्वरक है और इसमें अमाइड एवं कार्बनिक रूप में ये होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है 32 नंबर पर कि मौसम परिवर्तनों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो मौसम परिवर्तनों का अध्ययन हमारा मौसम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? मौसम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो भूगर्भ विज्ञान है, तो हमारा भूमि के अंतर्गत जो भूपृष्ठ हमारे हैं उसका जो अध्ययन करते हैं, तो उसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। ओके, अगला है 33 नंबर पर कि फली वाले पौधों में, ठीक है, फली वाले पौधों में वातावरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा किस में होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया देख लीजिए आप लोग, राइजोबियम एक कल्चर आता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, और जो एजेक्टोबैक्टर होते हैं वो अदलनी फसलें, यानी कि जो घास फूल वाली फसलें होती हैं, ग्रेमनी प्रोवेसी वाली होती हैं, उनमें पाए जाते हैं एजेक्टोबैक्टर। ओके, और बैसिलस जीवाणु जो होते हैं ये फास्फोरस को वो मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जबकि माइक्रोराइजा जो होते हैं, माइक्रोराइजा भी अलग चीज़ होते हैं। ओके, अलग इसके बाद राइजोबियम के बारे में और भी कुछ बता दो। राइजोबियम कल्चर का हमारा देखा जाए बेसिकली इसमें 250 ग्राम का पैकेट आता है, जो कि 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें देना पड़ता है। ओके, अब इसके बाद सवाल दिया गया है कि ओरोबंकी जो खरपतवार है एक है हमारा, इन निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सरसों। ओके, जो ओरोबंकी है ये सरसों की फसल से संबंधित है, ये मुख्य खरपतवार है सरसों का। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है इसमें 35 नंबर पर
कि हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर जो है हमारा ये नमी मापने के लिए उपयोग करते हैं। वर्षा मापने के लिए हम रेन गेज का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? रेन गेज का इस्तेमाल हम वर्षा मापने के लिए करते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर पर, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुवाई एवं जमाव के लिए उचित है? इसका करेक्ट आंसर है 20 से 25 डिग्री। स्टेटस की मैं बात करूँ तो 23 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं की जमाव एवं गेहूं की बुवाई के लिए। ओके, अगला इसमें दिया है मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद हम फील्ड कैपेसिटी हम नाप सकते हैं गेहूं में। ओके, अगला सवाल दिया गया है इसमें, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो करेक्ट आंसर है ढाइचा। ढाइचा जो हमारी है ये मुख्य रूप से देखा जाए जो ढाइचा है ये बेसिकली हरी खाद के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ओके, और इसके अलावा हमारा सनई, ठीक है, इसके अलावा सनई हो गया, बरसीम हो गया, बरसीम की मात्रा का भी इस्तेमाल करते हैं, रिजिका हो गया, ठीक है, लूसन का भी इस्तेमाल करते हैं बट लूसन उतना बेटर नहीं होता है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है 39 पर कि निम्न में से गन्ना किस परिवार से संबंधित है? तो जो गन्ना है ये बेसिकली हमारे घास फूल वाली फसलें यानी कि ग्रेमनी या फिर पोएसी से संबंधित है। कंपोजिटी के अंतर्गत हमारी जो सरसों हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हमारी आ जाती है। सोलेनेसी के अंतर्गत हमारी तंबाकू आ जाएंगी, ठीक है, तंबाकू आ जाएगी। इसके अलावा आलू आ जाएगा। ओके, आलू आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिलिएसी के अंतर्गत हमारे क्या आ जाएगी? प्याज आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? प्याज आ जाएगा। ओके, अगला है इसमें दिया है एरोइंग हमारा देखा रहा है ये गन्ने में करने वाली मुख्य प्रक्रिया है। ओके, ये बेसिकली क्या करते हैं हम गन्ने में फूल लाने के लिए हम करते हैं, फूल आना ये हमारा एरोइंग कहलाता है। ओके, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला हमारा है बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल। तो बायोलॉजी के भी कुछ सवाल देख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स में बायोलॉजी के भी सवाल आते हैं। तो इसमें दिया है कि ईस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन है, तो ये हमारा हो जाता है असूत्री विभाजन। ईस्ट की कोशिका में जो होने वाला विभाजन होता है वो असूत्री प्रकार का विभाजन होता है। अगला है तर्क तंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। तो करेक्ट आंसर है प्रोफेज के अंत में। प्रोफेज के अंत में तर्क तंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। अगला दिया गया इसमें काइजमेटा दिखाई पड़ते हैं। तो काइजमेटा जो दिखाई पड़ते हैं वो डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। किसमें? डिप्लोटीन में। ओके, अगला है चौथा नंबर पे कि केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। तो करेक्ट आंसर है नाभिकीय छिद्रों द्वारा। ओके, अगला सवाल है इसमें राइबोसोम बने होते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं ना वो बेसिकली हमारे बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के एवं प्रोटीन के, या फिर यूँ कहें हमारे जो होते हैं राइबोसोम्स वो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। अगला है इसमें निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है यानी हाइब्रिडाइजेशन है? तो करेक्ट आंसर है कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लिकेशन स्मॉल टी। ये हमारा जब मेंडल का आपने नियम सुना होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किसका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसमें आपने देखा होगा पृथक्करण के नियम में जब हम कैपिटल टी से हम स्मॉल टी से डिवाइड करते हैं यानी कि क्रॉस कराते हैं तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन प्राप्त होता है। ओके, अगला है आनुवंशिक गुणों का पुनः संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो करेक्ट आंसर है असूत्री विभाजन के द्वारा। ओके, अगला है इसमें 8 नंबर पर द्विसंकरण क्रॉस की एक्टिव संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे। धन्यवाद।